नमस्ते नमस्ते। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? नॉर्मल सब ग्रुप ना? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ते हैं उसका अगला जो टॉपिक है विभाग समूह। इसे इंग्लिश में कहते हैं कोसेंट ग्रुप या खंड समूह, फैक्टर ग्रुप। एक ही बात है, कोसेंट ग्रुप भी कह सकते हो और फैक्टर ग्रुप भी कह सकते हो, है ना? तो दोनों में से कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसे। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोसेंट ग्रुप होता क्या है, कोसेट्स का ग्रुप होता है। कैसे बनता है वो लिखो कि यदि G एक समूह हो, इफ G इज अ ग्रुप, तथा HG का नॉर्मल सब ग्रुप हो। नॉर्मल सब ग्रुप होना जरूरी है, अगर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा तो ये विभाग समूह या खंड समूह नहीं बन सकता। ठीक है? सो if G is a group and H is a subgroup, H is a normal subgroup of G, if G is a group and H is a normal subgroup of G, तो G में H के सभी वाम कहो या दक्षिण कहो सब बराबर ही हैं, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप में हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होता है। वाम या दक्षिण सहकुलकों का समुच्चय, सहकुलकों का समुच्चय if G is a group and H is a normal subgroup of G, then the set of all left bracket में right cosets of, the set of all left bracket में right cosets of H in G, set of all left और ब्रैकेट में राइट कोसेट्स ऑफ H in G, ठीक है, G by H defined as Hx where x belongs to G, संक्रिया Hx into Hy is equal to Hxy। अगर लेफ्ट कोसेट लेते तो आप कहते XH इंटू YH इक्वल्स टू XYH। तो इस संक्रिया के लिए एक समूह होता है जिसे H द्वारा, या जिसे ऐसे लिख लो, G का विभाग समूह कहा जाता है, जिसे G का विभाग समूह कहा जाता है। The set of all left bracket में right cosets of H in G, the set of all left bracket में right, set of all left bracket में right cosets of H in G, cosets of H in G, G upon H defined as Hx where x belongs to G, G upon H defined as Hx where x belongs to G is a group under the operation, is a group under the operation Hx into Hy equals to Hxy, is a group under the operation Hx into Hy equals to Hxy,
एच एक्स इंटू एच वाई इक्वल्स टू एच एक्स वाई। समझ गए? तो ये एक ग्रुप कहलाता है जिसे हम लोग फैक्टर ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप में ये तो आप देख ही पा रहे होंगे कि ये समवृत्त है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ये तो आप इसमें साफ साफ देख पा रहे होंगे कि समवृत्त तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो साफ साफ दिख रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी साफ साफ क्यों दिख रहा है? क्योंकि x और y अगर g के अवयव हैं तो एक्स वाई भी g का अवयव होगा। x और y अगर g के अवयव हैं तो x इंटू वाई भी g का अवयव होगा। इसीलिए अगर x g का अवयव है तो x के कारण x बिलोंग्स टू g इम्प्लाइज hx बिलोंग्स टू g बटा h। g बटा h क्या है? कोई भागफल नहीं दिया जा रहा। g बटा h क्या होता है? g में h के सभी कोसेट्स का सेट है। g में h के जितने भी सहकुलक होते हैं उनका समुच्चय होता है g बटा h। तो x g का अवयव होगा तो hx जो होगा वो g बटा h का अवयव होगा। y g का अवयव होगा तो hy होगा वो g बटा h का अवयव होगा। अब g बटा h के दो अवयव को जब गुना करते हो तो संक्रिया कैसी है? hx इंटू एच वाई बराबर hx y। अब देखो ये भी g बटा h का अवयव हो गया। क्यों? क्योंकि xy तो g का अवयव है। तो xy अगर g का एलिमेंट है तो hxy g बाई h का एलिमेंट हो जाएगा। समझ में आई बात? This is a group under hx into hy equals to hxy, which is called factor group of G, which is called factor group of G, which is called factor group of G। ठीक है, जिसे फैक्टर ग्रुप कहा जाता है। ओके, तो फर्स्ट हो गया क्लोजर। क्लोजर तो डेफिनेशन से ही क्लियर है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। सेकंड हो गया एसोसिएटिव, सहचारी होता है, एसोसिएटिव होता है। अब सहचारी या एसोसिएटिव के लिए आप जानते हो कि एक्स वाई जेड अगर तीन एलिमेंट हैं ग्रुप में, अगर एक्स वाई जेड अगर तीन एलिमेंट हैं ग्रुप जी में, तो आप जानते हो कि ग्रुप में तो हर अवयव जो होते हैं उनमें आप ऐसे लिख सकते हो। एसोसिएटिव तो होता ही है ग्रुप में ऑपरेशन, तो एक्स इंटू वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू जेड लिख सकते हो। अब हम लोगों को दिखाना है कि भाई x, y और z अगर g के अवयव है तो x, y, z से जो h के कोसेट बनाओगे वो कोसेट्स g बटा h के अवयव हो जाएंगे। जो कोसेट्स बनाएंगे वो कोसेट्स हो जाएंगे g बटा h के अवयव। लिख लो आप लोग इसे। लिख लिया? ओके, सहचारी के बाद अब आ जाओ। सहचारी में अब देख लो कि एक्स वाई जेड अगर जी के अवयव हैं तो इसीलिए एच एक्स, एच वाई और एच जेड ये तीनों जी बटा एच के अवयव हो जाएंगे। तो एच एक्स इंटू ये ऐसे आपने कर दिया
कि भाई आपको दिखाना है एसोसिएटिव है, तो जी बटा एच में 3 अवयव ले लिया, 3 कोसेट ले लिया और इस तरह से आपने उसे मल्टीप्लाई किया। तो ये एच एक्स रहने दो, एच वाई इंटू एच जेड क्या हो जाएगा, एच वाई जेड, और एच एक्स इंटू एच वाई जेड क्या हो जाएगा, एच एक्स इंटू वाई जेड। तो आप देख सकते हो कि x इंटू वाई जेड, एक्स इंटू वाई जेड बराबर एक्स वाई इंटू जेड होता है। तो इसीलिए x इंटू वाई जेड को आप h इंटू एक्स वाई इंटू जेड बोल सकते हो। और जब आप इनको अलग अलग करोगे तो एच एक्स वाई इंटू एच जेड हो गया, और एच एक्स वाई को लिख सकते हो एच एक्स इंटू एच वाई इंटू एच जेड। तो इस तरह से कोसेट में भी ये एसोसिएटिविटी होल्ड करता है। जो 3 जो सहकुलक बनाते हैं उन सहकुलकों में भी ये एसोसिएटिव रिलेशन, सहचारी संबंध होल्ड करता है। ये हो गया। उसके बाद तीसरा होता है तत्समक अवयव। अब सेकंड ग्रेड में 2 बार पूछा जा चुका है कि जी बटा एच में तत्समक अवयव क्या होता है। तो तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जी बटा एच में तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो जो सब ग्रुप खुद होता है वही ई बराबर एच होता है, जो सब ग्रुप है वही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। क्योंकि for every hx belongs to g bata h, for every hx belongs to g bata h, hx into h जब करते हो तो hx into h ही कर दोगे, क्योंकि सब ग्रुप को, ये सारे एलिमेंट को जब आप e से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको वो सब ग्रुप ही मिलेगा। तो hx into h, और परिभाषा के अनुसार एच एक्स इंटू एच ई को h इंटू एक्स ही लिखोगे, x इंटू ई बराबर x होता है, तो ये वापस एच एक्स हो गया। मतलब एच एक्स को h से मल्टीप्लाई करने के बाद वापस एच एक्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि h आइडेंटिटी हो गया। दूसरी तरफ देख सकते हो, इसी प्रकार जब आप लेफ्ट में h रखकर बाद में एच एक्स रखोगे तब भी आपको यही दिखेगा, क्योंकि h को आप h ही बोल सकते हो, h ई इंटू एच एक्स बराबर h इंटू ई एक्स हो गया, और ई एक्स भी x ही होता है तो वापस एच एक्स हो गया। इसीलिए तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल्स टू h। जो सब ग्रुप होता है वो सब ग्रुप ही g बाई एच का आइडेंटिटी होता है। g बाई एच का तत्समक अवयव जो सब ग्रुप h है वही हो जाता है। समझ गए? अब रही बात प्रतिलोम अवयव की। इनवर्स एलिमेंट। प्रतिलोम अवयव या इनवर्स एलिमेंट की अगर आप बात करते हो तो प्रतिलोम अवयव या इनवर्स एलिमेंट में आप जानते हो कि यदि x g का अवयव है तो if x belongs to g then x inverse belongs to g। अगर x g का एलिमेंट है तो x इनवर्स भी g का एलिमेंट होगा। अगर x g का एलिमेंट है तो x इनवर्स भी g का एलिमेंट होगा। और यहाँ से आप कह सकते हो, अतः यदि एच एक्स बिलोंग्स टू जी बटा एच तो एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी बटा एच, जहाँ where if hx belongs to g by h then hx inverse belongs to g by h, where hx into hx inverse equals to h xx inverse, और xx inverse बराबर होता है आइडेंटिटी बराबर h। और आपको याद होगा कि
तत्समक अवयव H होता है। अगर G बटा H के किसी एक अवयव को G बटा H के किसी दूसरे अवयव से गुणा करने पर तत्समक अवयव मिल जाए तो दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। इसीलिए HX का इस कोसेट का इन्वर्स जो होगा G बटा H में वो HX इन्वर्स होता है। HX का इन्वर्स बराबर HX इन्वर्स, HX का इन्वर्स बराबर HX इन्वर्स। तो आप देख सकते हो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव भी मिल जाता है ना। इस तरीके से आपको प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है ना। तो आपने देखा संवृत है, सहचारी है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है। ये दोनों एज ए फॉर्मूला ध्यान रखना। G बटा H में तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है सब ग्रुप खुद, और G बटा H के किसी अवयव HX का प्रतिलोम होता है कि अगर HX X से बनने वाला कोसेट है तो उसका प्रतिलोम होगा वो X इनवर्स से बनने वाला कोसेट होगा, उसका प्रतिलोम X इनवर्स से बनने वाला कोसेट होगा। तो इस तरीके से आप इन्हें देख सकते हो, लिख लो। और इसी कारण से G बटा H एक समूह है, इसी कारण से G बटा H एक समूह है। है ना, लिख लो आप लोग। लिख लिया? ओके। इसीलिए G बटा H एक समूह होता है। ऑपरेशन कौन सा होता है ये भी देख ही लिया आपने। HX बराबर HX इंटू HY बराबर HXY, है ना। HX इंटू HY इक्वल्स टू HXY। सो G बाई H इज अ ग्रुप, ठीक है, यदि और केवल यदि HG का नॉर्मल सब ग्रुप हो। G बाई H इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अगर HG का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो वो फैक्टर ग्रुप या विभाग समूह नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो फैक्टर ग्रुप या विभाग समूह नहीं हो पाएगा। समझ गए आप लोग? तो ये ऐसा होता है। तत्समक अवयव क्या होता है वो भी आपने देख लिया, प्रतिलोम अवयव क्या होता है वो भी देख लिया। अच्छा, अब G बाई H की कोटि क्या होगी? ऑर्डर ऑफ G बाई H, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहले समझो कि G बाई H है क्या। तो चूंकि G बाई H है, ये कोई भागफल थोड़ी हो रहा है। चूंकि G बाई H है, G बाई H को आप ऐसे लिख सकते हो, या तो XH कह सकते हो जहां XG का अवयव हो, लेफ्ट कोसेट्स का सेट, और ये HX कह सकते हो, राइट कोसेट्स का सेट। अब राइट कोसेट्स या लेफ्ट कोसेट्स कितने होते हैं? इसीलिए G बाई H की जो कोटि होती है
जी बाई एच की कोटि होती है इंडेक्स ऑफ एच इन जी, जी में एच का सूचकांक। जी बाई एच की कोटि होती है इंडेक्स ऑफ एच इन जी। जो जी में एच का सूचकांक होता है, जी में एच के सूचकांक की परिभाषा भी यही है, जी में एच के सूचकांक की भी तो यही परिभाषा है कि जी में एच के सभी वाम सहकुलकों की संख्या या जी में एच के सभी दक्षिण सहकुलकों की संख्या। तो जी बटा एच तो उनके सभी वाम सहकुलकों का समुच्चय है या उनके सभी दक्षिण सहकुलकों का समुच्चय है। आप जानते हो जैसे ही एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो जाएंगे, तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो। तो इसी कारण से जी बाई एच की कोटि जी में एच का सूचकांक होता है, जी बाई एच की कोटि जी में एच का सूचकांक होता है। और यदि जी परिमित समूह, इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, यदि जी परिमित समूह, इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, तो जी में एच का इंडेक्स क्या हो जाएगा? जी में एच का इंडेक्स हो जाता है ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच, लैग्रांज थ्योरम से याद होगा आपको। इसीलिए ऑर्डर ऑफ जी बटा एच बराबर ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच। ये बात तब होती है जब ये परिमित समूह हो। परिमित समूह होगा तो ये मिलेगा, इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ जी बाई एच इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। इन जनरल जी बाई एच का ऑर्डर ये होगा, भले ही जी इनफाइनाइट ग्रुप क्यों ना हो, लेकिन अगर जी फाइनाइट ग्रुप हो जाए तो उसका स्पेशल केस हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच। अगर जी फाइनाइट ग्रुप हो जाएगा तो यहाँ स्पेशल केस आ जाएगा ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है, तो ये हो गया जी में जी बटा एच की कोटि कि इस फैक्टर ग्रुप का, इस कोसेंट ग्रुप का, इस विभाग समूह का ऑर्डर क्या होगा, कितने अवयव होंगे जी बटा एच में। तो जो जी में एच का इंडेक्स होता है, फाइनाइट के केस में जो ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच है। जी बटा एच के अवयव एच एक्स की कोटि, ऑर्डर ऑफ एच एक्स इन जी बाई एच, ऑर्डर ऑफ एच एक्स इन जी बाई एच, ऑर्डर ऑफ एच एक्स इन जी बाई एच। तो जी बटा एच के अवयव एच एक्स की कोटि जी बटा एच के अवयव एच एक्स की कोटि ऑर्डर ऑफ एच एक्स इन जी बाई एच क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एच एक्स इन जी बाई एच। तो देखो बच्चों, किसी भी समूह में किसी भी अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं? किसी भी समूह में जब आप किसी भी अवयव की कोटि निकालते हो तो उस अवयव को उसी अवयव से तब तक ऑपरेट करते जाते हो जब तक कि आइडेंटिटी ना आ जाए समूह की। जब पहली बार समूह की आइडेंटिटी आ जाता है तो वही जो जिस पावर पे, जिस पॉजिटिव इंटीजर पावर पे सबसे पहली बार आइडेंटिटी आए वही उस अवयव की कोटि होती है। और आसान शब्दों में कहो तो जो एंगुलर ब्रैकेट ऑफ ए के अवयवों की संख्या होती है वही ए की कोटि होती है। ये सब आप पढ़ चुके हो अवयव की कोटि में। तो इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हो, इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि जी बाई एच में एच एक्स की कोटि निकालने को कहा जाए तो आप ये देखना है कि वह सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, वह सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या n जिसके लिए x की पावर n h का अवयव हो वह n hx की कोटि होती है।
वह NHX की G/H में कोटि होती है, G/H में कोटि होती है। The least positive integer n, the least positive integer n, the least positive integer n such that x raised to power n belongs to H, the least positive integer n such that, the least positive integer n such that x raised to power n belongs to H, x raised to power n belongs to H is the order of Hx in G upon H, is the order of Hx in G upon H, is the order of Hx in G upon H। ठीक है, तो वो G upon H में Hx का ऑर्डर होता है। और आप इस चीज को समझ सकते हो, पहले लिख लो इसको, फिर समझा देता हूं ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा कोई n ना मिले फिर तो उसका ऑर्डर इनफाइनाइट ही होता है। अगर ऐसा कोई n ना मिले फिर उसका ऑर्डर इनफाइनाइट होता है। लिख लिया? सर एक और स्लाइड शो कर दो 30 सेकंड के लिए, अब बाद में देख लेना, अब वापस बैक करना पड़ेगा फिर। क्लास के लास्ट में मैं शो कर दूंगा, आप नंबर याद रखना उसका। ओके बच्चों, अब आगे देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो Hx है G/H का अवयव, Hx है G/H का अवयव, और Hx का G/H में ऑर्डर निकालना हो तो Hx का आप वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर पावर करोगे जिस पावर पे आपको G/H की आइडेंटिटी आ जाए, H आ जाए। किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे डिफाइन किया था कि उस एलिमेंट का वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर पावर जिस पावर के लिए उस ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। तो G/H की आइडेंटिटी तो H है, ये G/H की आइडेंटिटी है, और ये G/H का कोई अवयव है, एलिमेंट है, तो उसका पावर n करने पर अगर H आना चाहिए तभी n ऑर्डर होगा, और n जैसा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर n जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो Hx रेज टू पावर n का मतलब Hx इंटू Hx n बार करोगे, एंड दिस इज इक्वल टू H आना चाहिए। तो आपने इसमें ग्रुप जो बनता है उसमें ऑपरेशन कौन सा होता है, Hx इंटू Hy इक्वल्स टू Hxy, तो Hx इंटू Hx इक्वल्स टू Hx स्क्वायर। तो इसीलिए ये x गुना होते हुए Hx रेज टू पावर n बराबर H हो जाएगा। और आपने पढ़ा है कि भाई अगर कोई कोसेट जो है वो H के बराबर हो जाए तो जिस एलिमेंट से वो कोसेट बन रहा है वो एलिमेंट H का अवयव होगा। ऐसी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट में, है ना। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हो, x रेज टू पावर n बिलोंग्स टू H। और इसीलिए कहा गया जब भी x रेज टू पावर n जिस सबसे छोटे पावर पे x रेज टू पावर n H का अवयव हो जाएगा वही हो जाता है उसका ऑर्डर या उसकी कोटि, क्योंकि x रेज टू पावर n बिलोंग्स टू H होते ही Hx रेज टू पावर n बराबर H हो जाएगा और वो उसकी कोटि हो जाएगी। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, उदाहरण।
सबसे पहला है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। G बराबर आपने ले लिया Z और H बराबर आपने ले लिया, कुछ भी ले लो, मान लो आपने ले लिया 3Z। G बराबर Z ले लिया, H बराबर 3Z ले लिया, तो कोसेट्स कौन कौन से हो जाएंगे? इसीलिए कोसेट्स कौन कौन से होंगे, सहकुलक कौन कौन से होंगे, आप एक एक करके देख सकते हो। शायद ये एग्जाम्पल आपने पहले भी देखा है। तो G बराबर Z है, H बराबर 3Z है, तो पहला कोसेट हमेशा सब ग्रुप खुद होता है 3Z। 3Z का मतलब हो गया बच्चों 0 + -3 + -6 + -9 ... ये 3Z हो गया। उसके बाद अगला क्या करते थे, ग्रुप में ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो सब ग्रुप में नहीं दिख रहा है। तो एक नहीं दिख रहा है तो 1 जोड़ 3Z कर दो, 1 जोड़ 3Z करोगे तो सब में 1 जोड़ दो, तो इसमें अगला कोसेट बन जाएगा 1, फिर 3 में 1 जोड़ोगे 4, -3 में 1 जोड़ोगे -2, 6 में 1 जोड़ोगे 7, -6 में 1 जोड़ोगे -5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर इन दोनों के बाद भी क्या ग्रुप में एलिमेंट है? हाँ है, 2 अभी तक किसी में नहीं दिखा है। तो 2 जोड़ 3Z करोगे तो 2 जोड़ोगे 3Z में तो 2 जोड़ 0 2, 2 जोड़ 3 5, 2 जोड़ -3 -1, 2 जोड़ 6 8, 2 जोड़ -6 -4 एंड सो ऑन। अब इन तीनों को मिलाकर सारे मिल गए आपको। अब ग्रुप में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इससे इन तीनों से बाहर है, सब इसके अंदर आ गए। इसीलिए कोसेट्स क्या बन गए? 3 कोसेट बने गए। तो 3 कोसेट्स बन गए तो इसीलिए Z/3Z जो होगा, जो ये ग्रुप बनेगा, ग्रुप क्यों बनेगा? क्योंकि आबेली समूह का प्रत्येक उप समूह विशिष्ट होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो 3Z Z का नॉर्मल सब ग्रुप है और नॉर्मल होगा तो Z/3Z एक ग्रुप बन जाएगा जिसके 3 अवयव होंगे। ये आइडेंटिटी 3Z, 1 जोड़ 3Z और 2 जोड़ 3Z, 3 अवयवों वाला ये ग्रुप बन गया। ठीक है, 1 जोड़ 3Z, 2 जोड़ 3Z और 3Z। अब 3 ऑर्डर का ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है वे तो वैसे ही चक्रीय होगा, बट ऐसे भी ये चक्रीय होता है क्योंकि अब आप देख सकते हो बच्चों, अब इसमें तत्समक अवयव कौन सा होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप में तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा H खुद 3Z, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया 3Z। प्रतिलोम अवयव निकालना है, हर अवयव का प्रतिलोम निकालोगे तो प्रतिलोम अवयव कैसे कैसे निकालोगे? इन्वर्स एलिमेंट कैसे निकालोगे? तो 3Z आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी का इन्वर्स हमेशा आइडेंटिटी ही होता है। 1 जोड़ 3Z का इन्वर्स जो होता है वो 2 जोड़ 3Z होगा और 2 जोड़ 3Z का इन्वर्स बराबर 1 जोड़ 3Z होगा। 2 जोड़ 3Z का इन्वर्स होगा 1 जोड़ 3Z। कारण इन दोनों को ऑपरेट करने पर आपको क्या मिलेगा? चूंकि 1 जोड़ 3Z प्लस 2 जोड़ 3Z बराबर XH इंटू YH बराबर XYH होता है। अब X और Y के बीच में संक्रिया कौन सी होगी? जो ग्रुप की होगी। तो यहाँ पर हो गया 1 जोड़ 2 जोड़ 3Z बराबर 3 जोड़ 3Z। और आपने देखा ये कि 3 जो है वो खुद 3Z का एलिमेंट है। अगर कोई एलिमेंट सब ग्रुप के अंदर आ जाए तो उससे जो कोसेट बनाओगे वो उस सब ग्रुप के बराबर होता है। तो अगर इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करने पर ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जा रही हो तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हुए। इसीलिए 1 जोड़ 3Z का इन्वर्स 2 जोड़ 3Z हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो तत्समक अवयव क्या है, आप देख सकते हो प्रतिलोम अवयव क्या है, Z/3Z की कोटि क्या होगी वो भी आप इसमें देख सकते हो। कितने अवयव में Z/3Z में? वही जो Z में 3Z का इंडेक्स होता है। Z में 3Z का इंडेक्स 3 होता है, इसीलिए 3 अवयव हैं इसके अंदर। Z में 3Z का इंडेक्स 3 होता है, इसीलिए इसमें 3 अवयव है। ऑर्डर ऑफ Z/3Z
अब इसमें आप थोड़ी कर सकते हो ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच, तो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो इसीलिए इसका ऑर्डर होता है जेड में 3z का इंडेक्स सूचकांक बराबर 3। जेड बटा 3z की कोटि हो गई 3, है ना, जेड बटा 3z की कोटि हो गई 3। और अवयवों की कोटि बतानी हो तो कैसे बताओगे? अवयवों की कोटि बतानी हो तो कैसे बताओगे? ये लिख लो, फिर बताता हूं। लिख लिया? ओके। अब इसके बाद आप देख सकते हो अवयवों की कोटि आप देखोगे। अब जेड बटा 3z में पहला अवयव कौन सा है? 3z की कोटि। तो आपको पता है किसी भी समूह में जो तत्समक अवयव की कोटि होती है वो 1 होती। तो 3z इसका तत्समक अवयव है। g बटा h में h की कोटि हमेशा 1 होगी, तो ये इसका 1 हो गया। फिर 1 जोड़ 3z का ऑर्डर आपको निकालना है। 1 जोड़ 3z का ऑर्डर निकालना है, ठीक है। 1 जोड़ 3z का ऑर्डर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? एंगुलर ब्रैकेट ऑफ 1 जोड़ 3z करोगे तो आप देखो बच्चों, सबसे पहला अवयव तो 1 जोड़ 3z होगा। फिर इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर का मतलब जोड़ की संक्रिया है, तो 1 जोड़ 1 करोगे और 1 जोड़ 1 क्या हो जाएगा? 2 जोड़ 3z। उसके बाद क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 3 जोड़ 3z, और 3 जोड़ 3z का मतलब 3 जोड़ 3z का मतलब 3z हो जाएगा। आपको पता है ना कि अगर AH का अवयव है तो AH बराबर H होता है। तो 3 तो 3z का अवयव ही होगा, 3 के मल्टीपल जो भी नंबर होगा सब 3z में होगा। तो 3 जो 3z का अवयव है, तो इसीलिए 3 जोड़ 3z बराबर 3z ही रह गया। और इसीलिए बच्चों ये क्यूब करने पर आपको आइडेंटिटी मिला। क्यूब करने पर आइडेंटिटी मिल गया, इसमें यही 3 अवयव होंगे इसीलिए। और ये क्या है? ये ग्रुप के बराबर भी हो गया, तभी ये साइक्लिक ग्रुप होता है। 3 अवयव मिले जो कि इसके ग्रुप के बराबर हो गया, इसीलिए 1 जोड़ 3z की कोटि 3 हो गई। और इसी प्रकार 2 जोड़ 3z की कोटि, इसी प्रकार अब 2 जोड़ 3z देखोगे तो 2 जोड़ 3z में पहला अवयव तो 2 जोड़ 3z हुआ। फिर आप इसका स्क्वायर करोगे बच्चों, तो 2 जोड़ 3z का स्क्वायर किया तो मिलेगा 2 जोड़ 3z जोड़ 2 जोड़ 3z। तो 2 2 क्या हो गया? 4 जोड़ 3z। अब देखो 4 में से जितना आप 3 के मल्टीपल को निकाल सकते हो निकाल लो, क्योंकि वो तो 3z में चला जाएगा। बराबर 1 जोड़ 3 जोड़ 3z, 3 जोड़ 3z बराबर 3z होता है, तो 1 जोड़ 3z हो गया। तो स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा 1 जोड़ 3z। और क्यूब करोगे 2 जोड़ 3z का क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 3z। और 2 जोड़ 2 जोड़ 2 क्या होगा? 6, और 6 तो खुद 3z का अवयव है, इसीलिए आपको मिल गया 3z। 6 खुद 3z का अवयव है, इसीलिए क्यूब करने पर 3z। क्यूब करते ही तत्समक अवयव आ गया, इसीलिए 2 जोड़ 3z की कोटि भी इसमें 3 है। 2 जोड़ 3z की कोटि भी यहाँ पर 3 है।
तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि Z बटा 3Z जो हम लोगों ने लिया उसमें वो कैसे फैक्टर ग्रुप बना, कैसे उसमें तत्समक अवयव क्या है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव क्या है, तत्समक अवयव क्या है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव क्या है, G बटा H Z बटा 3Z की कोटि क्या है और Z बटा 3Z में प्रत्येक अवयव की कोटि क्या है। इस तरीके से आप इन सब के ऑर्डर को निकाल सकते हो। 3Z का ऑर्डर दोबारा बताना, अरे भाई जब 3Z आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हर ग्रुप में आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी होगा किसी भी ग्रुप में उसका ऑर्डर 1 होगा। 3Z Z बटा 3Z की आइडेंटिटी है तो वो उसका ऑर्डर 1 ही होगा ना। ये देख लो, तत्समक अवयव है 3Z, आइडेंटिटी का ऑर्डर हर ग्रुप में वही होता है। आपने ये देखा इन्वर्स एलिमेंट किसी का भी इन्वर्स करोगे, A का इन्वर्स B कब कहलाता है, आइडेंटिटी देखो हमेशा सेल्फ इन्वर्स होता है, इसीलिए 3Z का इन्वर्स हमेशा 3Z होगा। H का इन्वर्स हमेशा H होगा G बटा H में क्योंकि वो आइडेंटिटी है। H का ऑर्डर हमेशा 1 होगा G बटा H में क्योंकि वो आइडेंटिटी है। हर ग्रुप में आइडेंटिटी के साथ यही होता है। और किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स कैसे निकालते हो, अगर उस एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करने के बाद उस ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अब 1 जोड़ 3Z में 2 जोड़ 3Z जोड़ा, क्यों जोड़ा, क्योंकि Z एडिशन का ऑपरेशन रखता है। तो 1 जोड़ 3Z में 2 जोड़ 3Z जोड़ा तो फॉर्मूला क्या है, ऑपरेशन क्या है, XH इंटू IH बराबर XYH। इस हिसाब से 1 जोड़ 2 जोड़ 3Z हो गया, 1 जोड़ 2 बराबर 3 होता है, 3 जोड़ 3Z। जैसे ही 3Z का अवयव हुआ वैसे ही ये 3 जोड़ 3Z बराबर 3Z हो गया, वो 3 एब्जॉर्ब हो गया उसके अंदर। और 3Z क्या है, आइडेंटिटी। अगर इस अवयव को इस अवयव के साथ ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी आ रहा है तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। इस कारण से वो इन्वर्स हुआ। ऑर्डर आप कैसे निकालते हो किसी भी ग्रुप में ये आप जानते ही हो। तो इस तरीके से आप ये सब कुछ निकाल सकते हो। इसको आप जनरलाइज कर सकते हो, जैसे 3Z हुआ ना, आप इसको ऐसे लिख दो Z बटा NZ। तो Z बटा NZ जो होता है वो क्या हो जाता है, उसके अवयव ऐसे ही NZ 1 जोड़ NZ 2 जोड़ NZ। NZ में कौन से अवयव आएंगे, वो सारे इंटीजर जो n से विभाजित होते हो। 1 जोड़ NZ में वो सारे इंटीजर जिनको n से भाग देने पर शेषफल 1 मिलता हो। 2 जोड़ NZ में वो सारे इंटीजर्स जिनको n से भाग देने पर शेषफल 2 मिलता हो। ऐसे करते हुए आप चले जाओ, ऐसे करते हुए जब जाओगे तो लास्ट में होगा n माइनस 1 जोड़ NZ, क्योंकि जैसे ही आप n जोड़ NZ करोगे n जोड़ NZ तो वापस NZ हो जाएगा, तो अलग अलग तो इतने ही रहेंगे। और इसीलिए Z बटा NZ में ये सारे अवयव होते हैं। आइडेंटिटी तत्समक अवयव, तत्समक अवयव होता है सब ग्रुप खुद। आइडेंटिटी एलिमेंट K जोड़ NZ का इन्वर्स क्या होता है, K जोड़ NZ का इन्वर्स होता है n माइनस K जोड़ NZ। जैसे 1 जोड़ NZ का इन्वर्स 2 जोड़ NZ हुआ, इसी तरह से K जोड़ NZ का इन्वर्स हुआ n माइनस K जोड़ NZ, क्योंकि K में n माइनस K जोड़ने पर n मिलेगा और n जोड़ NZ बराबर NZ हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। Z बटा NZ का ऑर्डर क्या होगा, तो जो Z में NZ का सूचकांक होता है, जो Z में NZ का सूचकांक होता है, Z में NZ का सूचकांक n होता है। Z में NZ के n कोसेट्स होते हैं, इसीलिए सूचकांक किसे कहते हैं, नंबर ऑफ कोसेट्स, जितने लेफ्ट कोसेट्स होंगे या जितने राइट कोसेट्स होंगे। तो Z में NZ का सूचकांक n होता है, तो n की जगह बस 3 रखो या 3 को जनरलाइज करके n लिख दो।
तो आप जनरल केस बता सकते हो कि जेड बटा एन जेड में क्या क्या होता है। और हमेशा ध्यान रखो कि भाई, अच्छा ये लिख लो पहले, लिख लिया। यस। सो जेड बाई एन जेड का ऑर्डर भी मिल गया आपको। और ऐसे ही अगर आपको जेड बाई एन जेड में किसी भी अवयव की कोटि निकालनी है तो एक जोड़ एन जेड की कोटि क्या हो जाएगी, जेड बटा एन जेड में, जेड बटा एन जेड में एक जोड़ एन जेड की कोटि हमेशा एन होती है। इसीलिए जेड बाई एन जेड हमेशा चक्रीय समूह होता है, एक जोड़ एन जेड से बनता है, जनरेट होता है। एक जोड़ एन जेड की कोटि एन क्यों होती है, क्योंकि एक जोड़ एन जेड में एक जोड़ एन जेड जोड़ते जाओ तो एक जोड़ एक दो, दो जोड़ एक तीन, तीन जोड़ एक चार, चार जोड़ एक पाँच, ऐसे एक एक करके आगे बढ़ते जाओगे। जब एन बार में पहुंचोगे तब जाकर आपको, जब पावर एन करोगे तो पहली बार आपको एन जोड़ एन जेड मिलेगा और एन एन जेड का अवयव मिल गया, इसीलिए पहली बार उसकी कोटि मतलब उसकी सबसे पहली बार उसको आइडेंटिटी पावर एन करने पर मिला, इसीलिए उसकी कोटि एन है, इसीलिए उसकी कोटि एन है। तो इसीलिए जेड जोड़ जेड बटा एन जेड की कोटि एन हो गई। और आप समझ सकते हो जब जेड बटा एन जेड की कोटि एन हो जाए तो मतलब ग्रुप की कोटि के बराबर हो जाए तो ग्रुप साइक्लिक हो जाता है। तो इसीलिए ये चक्रीय समूह है। अब किसी भी के जोड़ एन जेड की कोटि निकालना चाहोगे तो के जोड़ एन जेड की कोटि हो जाएगी एन बटा जी सी डी ऑफ के कॉमा एन, एन बटा जी सी डी ऑफ के कॉमा एन, हमेशा के जोड़ एन, एन बटा जी सी डी ऑफ के कॉमा एन हो गया।
सो n बटा जी सी डी ऑफ k कॉमा एन, इस फॉर्मूले से आप उसे सॉल्व कर सकते हो, है ना, क्योंकि यही फॉर्मूला पड़ा है ना, k जोड़, क्योंकि या एक स्टेप और लिख लो, k जोड़ इतना करोगे तो ये बन जाता है एक जोड़ nz की पावर k, और एक जोड़ nz की पावर k का मतलब n बटा जी सी डी ऑफ, जो भी एक जोड़ nz का ऑर्डर n था तो उसी को यूज करके k कॉमा n। तो ये फॉर्मूला होता है z बटा nz में इन सभी अवयवों का। ये z बटा nz का स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कोई भी ग्रुप देकर कोई भी सब ग्रुप के बारे में पूछ सकते हैं, तो आप इस तरीके से उनके बारे में बता सकते हो, है ना। z बटा nz 4 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, g बराबर आपने मान लो ले लिया z8 और h बराबर ले लिया आपने एंगुलर ब्रैकेट ऑफ 4। तो एंगुलर ब्रैकेट ऑफ 4 में दो अवयव होते हैं 0 और 4। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि कोसेट्स कौन कौन से बनाओगे आप। कोसेट्स बनाओगे आप इसमें, कोसेट्स बनाओगे तो पहला कोसेट तो खुद सब ग्रुप हो गया एंगुलर ब्रैकेट ऑफ 4, इसमें दो अवयव आते हैं 0 और 4। दूसरा कोसेट, अब ग्रुप में z8 में कौन सा अवयव है जो इसमें नहीं दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है तो एक रख लो। अब ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 8, तो एक एडिशन मॉडुलो 8 h लिखा, तो इसमें एक जोड़ोगे, एक एडिशन मॉडुलो 8 करोगे तो एक जोड़ 0 1 और एक जोड़ 4 बराबर 5 होता है। तो इस कोसेट में दो अवयव हो जाएंगे 1 और 5। फिर दो एडिशन मॉडुलो 8 h करोगे तो इसमें दो अवयव आ जाएंगे, दो जोड़ोगे तो 2 और 6 हो जाएगा। 3 करोगे तो 3 और 7 हो जाएंगे। 8 अवयव होते हैं, 8 के 8 आ गए। 8 अवयव होते हैं, 8 के 8 इसके अंदर आ गए, आपको मिल रहे हैं। जब 8 के 8 आपको इसके अंदर दिख रहे हैं तो इस कारण से, इसीलिए z8 बटा h किया, एंगुलर ब्रैकेट ऑफ 4 किया तो इसमें 4 अवयव आ जाएंगे। एक तो आपका एंगुलर ब्रैकेट ऑफ 4 खुद है या h खुद है, दूसरा एक एडिशन मॉडुलो 8h, दूसरा दो एडिशन मॉडुलो 8h और तीसरा 3 एडिशन मॉडुलो 8h, या इस तरह से लिख सकते हो। तो इस तरह से इसमें 4 अवयव हो गए, 4 अवयव वाला समूह हो गया z8 बटा एंगुलर ब्रैकेट ऑफ 4। इसमें आप किसी भी अवयव की कोटि निकालनी हो कोटि निकाल सकते हो, है ना। एक वाले की कोटि क्या हो जाएगी, h की कोटि। पहले तो आप ये निकाल लो कि, या आप यही निकालो, कैले टेबल ही बना लो। कैले टेबल बना लोगे तो इन्वर्स और ये सब तो डायरेक्ट आपको देखकर पता चल जाएगा। h हो गया, एक एडिशन मॉडुलो 8 h हो गया, दो एडिशन मॉडुलो 8 h हो गया, 3 एडिशन मॉडुलो 8 h हो गया। इधर h हो गया आइडेंटिटी, एक एडिशन मॉडुलो 8 h हो गया, दो एडिशन मॉडुलो 8 h हो गया और 3 एडिशन मॉडुलो 8 h हो गया। h तो तत्समक अवयव है, तो किसी के साथ भी ऑपरेशन करो तो आपको वही मिलेगा जो पहले था। और इधर भी एक और एक जोड़ोगे तो 2 मिलेगा, एक और 2 जोड़ोगे 3 मिलेगा, एक और 3 जोड़ोगे तो 4 मिलेगा। अब देखो 4 मिलेगा। अब 4 एडिशन मॉडुलो 8 आप h करोगे तो आप देखो बच्चों 4 खुद h का अवयव है। जब 4 खुद h का अवयव हो जाएगा तो 4 एडिशन मॉडुलो h बराबर h का h ही हो जाएगा। अगर a h का अवयव है तो a h बराबर h ही हो जाता है। तो इस कारण से ये आपको h ही मिल गया। इधर 2 और 1 3 एडिशन मॉडुलो 8 h,
2 और 2 फिर से 4 का मतलब H हो गया। 2 और 3 5 होता है, 5 में से 4 निकाल लोगे और 4 को 4Z के अंदर या इसके अंदर डाल दो, क्योंकि वो 4 खुद इसका एलिमेंट है, तो इस कारण से उसमें भी आपको 1 ही मिलेगा। और 3 और 1 4 का मतलब H, 3 और 2 5 का मतलब 1 एडिशन मॉडुलो 8H, और 3 और 3 6 का मतलब 6 को आप लिख सकते हो ना, 6 बराबर 2 जोड़ 4। अब 2 जोड़ 4 जोड़ H करोगे तो 4H का अवयव है, वो H के अंदर चला गया, तो 2 एडिशन मॉडुलो 8H। तो इस तरीके से आप इनका कैले टेबल भी बनाकर देख सकते हो। यहाँ पर तत्समक अवयव यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है और इसमें यहाँ पर है। इसका मतलब आइडेंटिटी H का इन्वर्स तो H होगा, 1 एडिशन मॉडुलो 8H का इन्वर्स 3 एडिशन मॉडुलो 8H होगा, 2 एडिशन मॉडुलो 8H का इन्वर्स 2 एडिशन मॉडुलो 8H ही होगा, और 3 एडिशन मॉडुलो 8H का इन्वर्स 1 एडिशन मॉडुलो 8H होगा। तो इस तरीके से कैले टेबल बना लोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी क्या है और किसका इन्वर्स क्या होगा इसमें। तो कैले टेबल बनाकर भी आप इसे चेक कर सकते हो। लिख लिया? ओके। अब इस तरह से आप कोई भी ग्रुप ले लो, कोई भी सब ग्रुप ले लो। अब जैसे आप तीसरा एग्जाम्पल देखो, अगर G बराबर आपने SN ले लिया और H बराबर AN ले लिया, तो G बटा H SN बटा AN में 2 ही अवयव रहेंगे आपको। एक तो AN हो जाएगा, सारे इवन परमुटेशन इसमें आ गए, और किसी भी एक भी ऑड परमुटेशन से इसको गुना कर दो। 1 2 एक ऑड परमुटेशन है, तो 1 2 गुना AN करोगे तो सारे ऑड परमुटेशन दूसरे में आ जाएंगे। तो इसमें 2 ही एलिमेंट होंगे, सारे इवन परमुटेशन पहले में आ गए और सारे ऑड परमुटेशन दूसरे में आ गए। अब 2 ऑर्डर का ग्रुप है तो ये चक्रीय ही होगा, अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह चक्रीय होता है, तो ये चक्रीय समूह होगा। इसीलिए SN बटा AN एक चक्रीय समूह है। SN खुद चक्रीय नहीं है, लेकिन SN बटा AN एक चक्रीय समूह है। SN बटा AN एक चक्रीय समूह है, साइक्लिक ग्रुप है, 2 ऑर्डर का है, इस कारण से है ना। तत्समक अवयव AN हो गया SN बटा AN में, और दूसरा एलिमेंट है उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। ऐसे ही आप 2 ऑर्डर का देखना है। G बराबर आपने C4 ले लिया, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। H बराबर आपने ले लिया 1 और माइनस 1। तो देख लो G बटा H में कौन से अवयव हो जाएंगे, एक तो H खुद, और दूसरा जैसे ही आयोटा से गुणा करोगे तो आयोटा और माइनस आयोटा दूसरे को सेट में आ जाएंगे।
तो आप देख लो 2 ऑर्डर का ये भी हो गया G/H, ये भी एक चक्रीय समूह है। 2 ऑर्डर का होगा हमेशा साइक्लिक होगा, किसी भी अभाज्य कोटि का समूह होगा हमेशा चक्रीय होगा, तो एक चक्रीय समूह है। एक साइक्लिक ग्रुप हुआ G/H। G/H इज अ साइक्लिक ग्रुप। इस टाइप के आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। आपको याद होगा QH, G बराबर आपने ले लिया QH। QH में होते हैं अवयव +-1 +-I +-J +-K, ये अवयव है QH में। ये अवयव है QH में, और आपने H बनाया, इसका जो सेंटर होता है 1, -1 लिया आपने, इसका सेंटर बना लिया। है ना। लास्ट वाले का G/H कैसे लिखा? अरे भाई, जब आपने कोसेट कैसे बनाते हैं, एक आपने H ले लिया, एक हो गया। अब ग्रुप का ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो इसमें नहीं दिख रहा है, तो 1 -1 दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहे हैं। कौन नहीं दिख रहे हैं? I और -I। तो I जो नहीं दिख रहा है उससे अगला कोसेट बना लो। I से गुना करोगे तो I गुना 1 I कहलाता है, और I गुना -1 -I कहलाता है। तो हो गए चारों अवयव, तो 2 ही कोसेट बने, H और IH। तीन एग्जाम्पल में 1, 2 AN के अलावा और कोई नहीं बनाएगा क्या? 2 ही से काम हो गया ना। चलो ठीक है, ऐसे लिख लो इसको, सिग्मा AN, जहां सिग्मा एक विषम क्रमचय है। कोई भी आप अपनी पसंद का कोई भी सिग्मा ले सकते हो जो विषम क्रमचय हो, वो सब बना देगा। ठीक है, मैंने सिंपल 1, 2 लिया, बाकी आप कोई भी ले लो। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है आपका? सम क्रमचय पहले से पड़ा हुआ है, और आपको ग्रुप का ऐसा अवयव उठाना है जो अभी तक नहीं दिखा हो सब ग्रुप में। तो सारे सम क्रमचय सब ग्रुप में दिख चुके हैं, तो आप कोई ना कोई विषम क्रमचय उठाओगे ना। कोई भी एक विषम क्रमचय उठाकर बना लो, आपको दूसरा कोसेट मिल जाएगा। उसके अलावा कोई तीसरा कोसेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हर कोसेट में समान संख्या में अवयव होते हैं। जब n कितने अवयव होंगे सब ग्रुप में? n फैक्टोरियल बटा 2। तो अगर पहले कोसेट में n फैक्टोरियल बटा 2 अवयव हैं, तो दूसरे वाले में भी n फैक्टोरियल बटा 2 अवयव होंगे। जोड़ दोगे उनको तो n फैक्टोरियल अवयव हो जाएंगे, समूह के सारे अवयव हो जाएंगे। जब 2 कोसेट में ही समूह के सारे अवयव हो गए, तो तीसरा कोसेट बनेगा कैसे? और यहाँ तो आप IH की जगह -IH कर दो, क्योंकि IH मुझे लगा कि ज़्यादा आसान दिखने में लगता है। बट अगर आप I की जगह -I लेना चाहो तो -IH कर दो। किसी एक कोसेट में जितने अवयव आते हैं उनमें से किसी भी अवयव से आप कोसेट बनाओगे तो वही बनेगा। अब चाहे उसको अलग अलग नाम है, लेकिन कोसेट तो सेम ही बना। समझ गए? अब जैसे यहाँ पर तो मुझे ये भी पूरा ही करना है। H बराबर 1, -1 है, तो अब ग्रुप का ऐसा अवयव ढूंढो जो इसमें नहीं दिख रहा है। I नहीं दिख रहा है, तो आपने इससे कोसेट बनाया तो आपको मिलेगा। और H को अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये -1 गुना H भी यही होगा, क्योंकि -1 इसके अंदर आता है। I से बनाओगे, I से H को गुना करोगे तो I गुना 1 I हो गया, और I गुना -1 -I हो गया। इसी को आप -I गुना H भी कह सकते हो। उसके बाद JH, क्योंकि ये 4 तो दिख रहे हैं, बाकी कौन नहीं दिख रहा? J नहीं दिख रहा। J से H को गुना करोगे तो J गुना 1 J गुना -1 -J। इसको आप -JH भी कह सकते हो। और K गुना H किया तो K और -K, इसको आप -K इंटू H भी कह सकते हो, क्योंकि यही 4 बनेंगे। और इसीलिए G/H QH बटा, इस बार एंगुलर ब्रैकेट ऑफ -1 कहो या Z ऑफ QH कहो, इसमें कितने अवयव हो गए? एक H खुद हो गया, एक IH हो गया, एक JH हो गया, और एक KH हो गया। ये हो गए। और ये ग्रुप
H का ऑर्डर 1 है क्योंकि तत्समक अवयव की कोटि हमेशा 1 होती है। IH का ऑर्डर 2 है, JH का ऑर्डर 2 है, KH का ऑर्डर 2 है। क्योंकि IH का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा IH इंटू IH बराबर I स्क्वायर इंटू H। और जानते हो I स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। अब -1 भी तो H के अंदर है, तो -1 इंटू H बराबर H ही तो है। स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आ गया, इसीलिए उसका ऑर्डर 2 होगा। तो एक एलिमेंट का ऑर्डर 1 है, बाकी तीनों एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, तो ये ग्रुप चक्रीय नहीं होगा, ये K4 के जैसा होगा। ये ग्रुप चक्रीय नहीं होगा, ये ग्रुप K4 के जैसा होगा। Q8 बटा एंगुलर ब्रैकेट ऑफ -1 ये K4 के जैसा हुआ, ये चक्रीय समूह नहीं बना। ये समूह चक्रीय नहीं है, ये समूह K4 के जैसा है। ठीक है, लिख लो। तो ऐसे आप हमेशा फैक्टर ग्रुप बना सकते हो, बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सब ग्रुप, कोई भी सब ग्रुप से काम नहीं चलता है। सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। जैसे Q8 में तो सारे सब ग्रुप ही नॉर्मल होते हैं, SN में AN नॉर्मल होता है। ये तो आबेली समूह है, आबेली समूह के सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं। तो इस तरीके से सब ग्रुप का नॉर्मल होना जरूरी है। लिख लो। लिख लिया, आगे बढ़ूं। यस, विभाग समूह के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप, जो भी नाम दो। विभाग समूह के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप। पहला कि ये समूह और उसका विभाग समूह G और G/H। तो समूह यदि चक्रीय हो तो उसका विभाग समूह हमेशा चक्रीय होता है। चक्रीय समूह का विभाग समूह हमेशा चक्रीय होता है। आबेली समूह का विभाग समूह हमेशा आबेली होता है। आबेली समूह का विभाग समूह हमेशा आबेली होता है। अनाबेली समूह का विभाग समूह चक्रीय भी हो सकता है, अचक्रीय आबेली भी हो सकता है और अनाबेली भी हो सकता है। ग्रुप एंड फैक्टर ग्रुप, ग्रुप G एंड फैक्टर ग्रुप या कोसेंट ग्रुप G/H। ग्रुप साइक्लिक, एवरी
फैक्टर ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ग्रुप साइक्लिक है तो उसका फैक्टर ग्रुप साइक्लिक होगा। ग्रुप अबेलियन है तो उसका फैक्टर ग्रुप अबेलियन होगा। अगर ग्रुप नॉन अबेलियन है तो उसका फैक्टर ग्रुप इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर ग्रुप नॉन अबेलियन है तो उसका फैक्टर ग्रुप अबेलियन भी हो सकता है और नॉन अबेलियन भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, ग्रुप अगर और उसके फैक्टर ग्रुप की बात हो गई। दूसरा पॉइंट है समूह जी हो गया और उसका विभाग समूह फैक्टर ग्रुप कोसेंट ग्रुप जी बाई एच हो गया। अगर समूह परिमित है, फाइनाइट ग्रुप का फैक्टर ग्रुप हमेशा फाइनाइट होता है और अनंत समूह का फैक्टर ग्रुप, अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उसका फैक्टर ग्रुप फाइनाइट होगा और ग्रुप अगर इनफाइनाइट है तो उसका फैक्टर ग्रुप फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट ग्रुप का फैक्टर ग्रुप हमेशा फाइनाइट होता है। इनफाइनाइट ग्रुप का फैक्टर ग्रुप फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट ग्रुप का फैक्टर ग्रुप हमेशा फाइनाइट होता है। इनफाइनाइट ग्रुप का फैक्टर ग्रुप फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, जी एक रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना। जी आबेली समूह होता है। जी इज एन अबेलियन ग्रुप यदि और केवल यदि जी बाई जेड जी चक्रीय समूह। G is an abelian group. G is an abelian group. G is an abelian group if and only if G is an abelian group if and only if G upon Zg is cyclic. G is an abelian group if and only if G upon Zg is cyclic. जी अपॉन जेड जी चक्रीय होगा तो जी आबेली समूह होगा और जी अगर आबेली समूह है तो जी बाई जेड जी चक्रीय समूह होगा। अगर जी बाई जेड जी चक्रीय नहीं है तो जी आबेली नहीं हो सकता। ठीक है, जी बाई जेड जी चक्रीय नहीं है तो जी आबेली नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ये हो गए विभाग समूह के गुणधर्म और ये था विभाग समूह या फैक्टर ग्रुप। ये था विभाग समूह या फैक्टर ग्रुप। लिख लो। लिख लिया? आगे बढ़े। एक एग्जाम्पल देख लो, वो भी अच्छा एग्जाम्पल है, टाइम है तो बता देता हूँ कि अगर एक एग्जाम्पल देख लो कि अगर G बराबर Q हो जाए और H बराबर Z हो जाए तो Q बाई जेड में अवयव कौन से होंगे, कोसेट्स कौन कौन से होंगे? सहकुलक। पहला सहकुलक हमेशा सब ग्रुप खुद होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट।
दूसरा सहकुलक हो जाएगा 1/2 जोड़ जेड, क्योंकि क्यू का ऐसा अवयव ढूंढोगे जो जेड में नहीं है, तो 1/2 जोड़ जेड, और 1/2 अगर इसमें जोड़ोगे तो 1/2 जोड़े 1 3/2, 1/2 -1 -1/2, 1/2 जोड़ 2 5/2, 1/2 -2 -3/2, ऐसे चलेगा। एक कोसेट ये हो गया। अब इसमें तो वो सारे आ गए जिनके बटा में 2 आता हो। अब कोई अगला ढूंढो, तो 1/3 जोड़ जेड, 1/3 जोड़ जेड ढूंढोगे तो 1/3, फिर 1/3 जोड़ 1 4/3, 1/3 -1 -2/3, 1/3 जोड़ 2 तो 2 और 3, 1/3 जोड़ 2 6 और 1 7/3, 1/3 -2 -5/3, ऐसा ही होगा ना, ये चलता जाएगा। 2/3 जोड़ जेड बराबर 2/3, इसमें जोड़ोगे तो आपको 2/3 जोड़ 0 बराबर 2/3 मिलेगा। 2/3 जोड़ 1 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 5/3। देख लो, इसमें ऊपर है जो उसमें नीचे नहीं है। 2/3 ऊपर नहीं था, -2/3 था, नीचे 2/3 आ गया। जो मिस होता है उससे आप अगला कोसेट बना सकते हो। 5/3, फिर 2/3 -1 करोगे तो -1/3 मिलेगा। ऊपर वाले में -1/3 नहीं मिला था। फिर उसके बाद 2/3 जोड़ 2 करोगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 8/3। 3/2 2/3 -2 करोगे -4/3। ऐसे ऐसे इसके कोसेट्स बनेंगे और ये बनते चले जाएंगे। इसीलिए Q/Z के जो अवयव होते हैं वो अनंत अवयव होते हैं। एक तो पहला Z खुद, 1/2 जोड़ Z, 1/3 जोड़ Z, 2/3 जोड़ Z, फिर 1/4 जोड़ Z, ऐसे चलता जाएगा। ये Q/Z में अनंत अवयव होते हैं। Q/Z का तत्समक अवयव क्या होगा? Q/Z का आइडेंटिटी तत्समक अवयव हो जाएगा Z खुद, ठीक है। P/Q जोड़ Z का प्रतिलोम क्या होगा, इनवर्स क्या होगा? P/Q जोड़ Z का इनवर्स हो जाएगा Q - P/Q जोड़ Z, या -P/Q जोड़ Z, या Q - P/Q जोड़ Z। क्योंकि P/Q और Q - P/Q को जोड़ोगे तो आपको 1 मिलेगा और 1 Z का अवयव है, इसीलिए 1 जोड़ Z बराबर Z हो गया। जैसे 2/3 का इन्वर्स 1/3 जोड़ Z, 5/7 का इन्वर्स 5/7 जोड़ Z का इन्वर्स 2/7 जोड़ Z, ठीक है। 11/18 जोड़ Z का इन्वर्स तो हो जाएगा 7/18 जोड़ Z। इस तरह से करके P/Q प्लस Z का इन्वर्स हो जाएगा Q - P प्लस Z, Q - P/Q प्लस Z। इन्वर्स हो गया, तत्समक अवयव हो गया। Q/Z की कोटि क्या हो जाएगी? कितने इसमें वाम सहकुलक या दक्षिण सहकुलक हैं? इनफाइनाइट। और Q/Z के किसी अवयव की कोटि क्या हो जाएगी? जो भी डिनोमिनेटर है वही, यदि GCD ऑफ P, Q बराबर 1 हो। अगर P और Q का GCD 1 है तो P/Q जोड़ Z की कोटि हो जाएगी Q। P/Q जोड़ Z की कोटि Q क्यों हो जाएगी? जैसे आपने लिखा, जैसे 2/3 जोड़ Z की कोटि निकालनी है तो 2/3 जोड़ का एंगुलर ब्रैकेट लोगे तो पहला तो आपको मिलेगा 2/3 जोड़ Z, फिर स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 4/3 जोड़ Z। बट 4/3 में से एक तो आप निकाल कर Z में डाल सकते हो, क्योंकि एक खुद Z का अवयव है। तो स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा 1/3 जोड़ Z, और क्यूब करते ही 4/3 के साथ 2/3 और जोड़ दो, 6/3 हो जाएगा, और 6/3 वापस इंटीजर हो गया, इसीलिए 2/3 जोड़ Z का ऑर्डर हो गया 3। तो जो भी P/Q जोड़ Z होगा उसका ऑर्डर हमेशा Q होगा अगर P और Q का GCD 1 हो। जैसे 2/4 जोड़ Z का ऑर्डर 4 नहीं होगा, क्योंकि 2 और 4 को और आप काट सकते हो, बिल्कुल काट दो, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ जाओ, और तब जो डिनोमिनेटर होगा वही उसका ऑर्डर होगा।
तो ये P बाई क्यू प्लस जेड की कोटि भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। समझ में आई बात? P बाई क्यू प्लस जेड की कोटि भी इस तरीके से निकाल सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन इज कॉम्यूटेटिव, राइट या रॉन्ग? रॉन्ग होता है। प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस कॉम्यूटेटिव नहीं होता। जीसीडी 1 नहीं हो तो काट कर जीसीडी 1 बना दो। जैसे 12/16 है, अब 12/16 जोड़ जेड की कोटि क्या होगी? 12/16 जोड़ जेड की कोटि हो जाएगी। इसमें जीसीडी 1 नहीं है तो जीसीडी 1 बना दो ना। 3/4 जोड़ जेड और कोटि 4 हो गई। तो 12/16 जोड़ जेड की कोटि 4 हो जाएगी। नहीं है तो बना दो। समझ गए? तो ये था Q बाई जेड। ओके बच्चों, ये टॉपिक हो गया आपका, क्या नाम है इसका, फैक्टर ग्रुप या कोसेंट ग्रुप। अब एक टॉपिक रह गया है बस, वो है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, है ना। अब एक टॉपिक रह गया है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। संडे तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, फिर ओंकार सर की क्लास हो जाएगी। ओके, अब आपको फर्स्ट पेज पर लेकर जाना है ना।